हर चुनाव महज नतीजों और आंकड़ों का खेल नहीं होता। हर चुनाव के पीछे छिपी होती हैं लोगों की उम्मीदें, उनकी मुश्किलें और जमीन की असली हकीकत। आज हम बिहार की ऐसी ही एक कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है भोरे विधानसभा क्षेत्र की और उसके एक फैसले की, जिसका हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। साल था 2020। चुनाव के नतीजे आते हैं और जीत हार का अंतर होता है सिर्फ 462 वोट। सोचिए कितना मामूली फासला। इसे आप एक ऐसी जीत कह सकते हैं जो अगले 5 साल के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गई थी। और फिर आता है 2025 का चुनाव, और इस बार फासला देखिए, 16,163 वोट। जमीन आसमान का फर्क। जो दौड़ पिछली बार आखिरी लम्हे में खत्म हुई थी, वो इस बार एक तरफा जीत में बदल गई। तो सवाल बड़ा सीधा है, आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ? एक बेहद करीबी मुकाबला एक इतनी बड़ी निर्णायक जीत में कैसे तब्दील हो गया? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस विरोधाभासी फैसले को समझना। इसे एक पहेली की तरह देखिए, और हर अगली स्लाइड उस पहेली का एक टुकड़ा है जिसे जोड़कर हम पूरी तस्वीर साफ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि भोरे है कहाँ। ये बिहार के गोपालगंज जिले में है, और ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इसका ये आरक्षित होना ही इसकी पूरी राजनीति की धुरी है, जो यहाँ के सामाजिक समीकरणों को और भी पेचीदा बना देता है। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझना है तो पहले वहां की जमीन की नब्ज को पकड़ना होता है। भोरे के लोग जीते कैसे हैं, उनके दिन भर के असली मुद्दे क्या हैं, आइए पहले से समझते हैं। ये आंकड़े देखिए जरा। भोरे की लगभग 94% आबादी गांव में रहती है। इसका मतलब साफ है, यहाँ की जिंदगी, यहाँ की राजनीति दोनों ही खेती किसानी और गांव देहात की छोटी मोटी अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ के मुद्दे दिल्ली या पटना के स्टूडियो में तय नहीं होते। अब ये एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। साक्षरता में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुषों में जहां 76% साक्षरता है, वहीं महिलाओं में ये सिर्फ 54% है। ये 22% का फासला हमें बताता है कि कोई भी पार्टी एक ही संदेश से पुरुषों और महिलाओं दोनों तक नहीं पहुंच सकती। रणनीति अलग बनानी ही होगी। और ये हैं वो मुद्दे जो भोरे के लोगों की रोज की जिंदगी की हकीकत हैं। घरों से नौजवानों का पलायन क्योंकि गांव में काम नहीं है, सेहत का संकट जिसमें बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, गंडक नदी की बाढ़ जो हर साल फसलें तबाह कर देती है, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और बाहर काम करने जाने वाले मजदूरों के लिए आने जाने की कोई ठीक व्यवस्था नहीं। वोट इन्हीं मुद्दों पर पड़ता है। तो ठीक है, जमीनी हकीकत हमने समझ ली। चलिए अब देखते हैं कि यह हकीकत वोटों में कैसे बदली। ये नंबर सिर्फ संख्याएं नहीं, ये सुराग हैं। इस ट्रेंड पर गौर कीजिए। पिछले 10 साल में वोटिंग लगातार बढ़ी है। 2015 में 52.5%, 2020 में 55% और 2025 में छलांग लगाकर सीधा 63%। आमतौर पर हम क्या सुनते हैं कि जब ज्यादा लोग वोट देने निकलें तो मतलब सरकार के खिलाफ लहर है, पर भोरे में कहानी उल्टी पड़ गई। और ये रहे 2025 के अंतिम नतीजे। जेडीयू के मौजूदा विधायक सुनील कुमार को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, यानी लगभग 48%, और उनके सामने सीपीआई एमएलएल के धनंजय को 85,000 वोट। तो हुआ क्या? बढ़ते मतदान के बावजूद सत्ताधारी पक्ष ने अपनी सीट न सिर्फ बचाई बल्कि बहुत आराम से जीती। तो इस नतीजे का असली विश्लेषण अब शुरू होता है, क्योंकि ये कहानी 2 उम्मीदवारों की है ही नहीं। ये कहानी है 2 अलग अलग चुनावी मशीनों की, 2 बिल्कुल अलग सिस्टम्स के टकराव की। ये लड़ाई सीधे सीधे ताकत और संसाधनों की थी। एक तरफ सत्ताधारी पक्ष, जिसके पास सरकारी मशीनरी थी, योजनाओं के लाभार्थियों का एक बड़ा नेटवर्क था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ चुनौती देने वाला दल, जिसके पास समर्पित कैडर और जमीन पर लोगों का गुस्सा तो था, लेकिन संसाधन लगभग नहीं के बराबर थे। और इसी से हमें असली जवाब मिलता है। एनडीए की मशीनरी ने रक्षात्मक लामबंदी यानी डिफेंसिव मोबिलाइजेशन की कला में महारत हासिल कर ली है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि विपक्ष के गुस्से को बेअसर करने के लिए आप अपने पक्के वोटरों को, खासकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को, घर से निकालकर बूथ तक ले आएं। बस विश्लेषण तो हो गया, लेकिन सवाल यह है कि अगर 2030 में यह तस्वीर बदलनी हो तो उसका रास्ता क्या हो सकता है, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा? आने वाले वक्त के लिए 3 कदम अहम हो सकते हैं। पहला, छीनी हुई जवानी के मुद्दे को चुनावी हथियार बनाना।
यानी नौजवानों के पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना जो हर घर को छूता है। दूसरा, महादलितों की शिकायतों को सुनने और भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए गांव-गांव में सामाजिक न्याय अदालतें लगाना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, बूथ स्तर पर पैसे और संसाधनों के मैनेजमेंट को पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाना। तो इस पूरी कहानी से, इस केस स्टडी से हम सीखते क्या हैं? लोकतंत्र और जवाबदेही के लिए इसके क्या मायने हैं? भोरे की कहानी हमें यही सिखाती है कि चुनाव सिर्फ चेहरे नहीं लड़ते, सिस्टम लड़ते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सरकारी ताकत और संसाधनों पर कंट्रोल चुनावी नतीजों को तय कर सकता है। जीत या हार अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि किसके पास ज्यादा मजबूत जमीनी सिस्टम है। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब सरकार चलाने वाली मशीनरी ही चुनाव लड़ने वाली मशीनरी बन जाए, तो फिर एक आम मतदाता के पास असली विकल्प क्या बचता है? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।